नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति, राजनीति में हिंसा और प्रशासनिक विफलता अब महज चुनावी आरोप नहीं रह गया। अब सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था भी गंभीर चिंता जता रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट की गंभीर चिंता का विषय बन गया है यह। सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया वह किसी भी लोकतांत्रिक राज्य सरकार के लिए चेतावनी से कम नहीं है। हालात इस स्तर तक पहुंच चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर राज्य के प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पे सवाल खड़े कर दिए हैं। सीजीआई सूर्यकांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें राज्य पुलिस की जांच पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जब प्रशासन और पुलिस राजनीतिक दलों के चंगुल में फंस जाते हैं तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद समाप्त हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से लेकर इनके मुख्य सचिव सूर्यकांत ने राज्य के मुख्य सचिव तक सबको निशाने पे लिया है और यह कह दिया कि अगर आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, आपकी जो यह बुरी तरह विफलता थी मालदा मामले में, और अगर आपका सिस्टम फेल हो जाएगा तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, फिर हम इसको चलाएंगे। खासतौर पे मालदा हिंसा और उससे जुड़े घटनाक्रम के बाद अदालत का भरोसा राज्य मशीनरी पर डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से साफ झलकता है कि अब पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सिर्फ सामान्य चिंता नहीं बल्कि गहरी निराशा और आक्रोश भी है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है क्योंकि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट राज्य के प्रशासनिक मामलों में सीधा दखल देने से बचता है। न्यायालय का गुस्सा इस बात पर था कि बंगाल में पुलिस प्रशासन ममता बनर्जी और टीएमसी की मर्जी के बिना हिलता तक नहीं है। यह स्थिति तब और भयावह हो गई जब मालदा मामले में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी कोर्ट के निशाने पे आ गए। कोर्ट ने मुख्य सचिव से सीधे पूछा कि इतना बड़ा मामला हो रहा था और आपसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा था। यह एक राज्य की प्रशासनिक मशीनरी की विफलता का चरम बिंदु है। मालदा की घटना ने इस पूरे मुद्दे को केंद्र में ला दिया। वहां जो हिंसा हुई, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, नेशनल हाईवे को जाम किया गया और कई घंटों तक स्थिति नियंत्रण से बाहर रही, उसने राज्य प्रशासन की तैयारी और प्रतिक्रिया दोनों पे गंभीर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पूछा कि जब पहले से संकेत मिल रहा था कि हालात बिगड़ सकते हैं तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पुलिस मौके पे क्यों नहीं पहुंची? भीड़ को फैलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? वहां पे सही समय पे फोर्स क्यों नहीं पहुंची और लोगों को तो तितर बितर क्यों नहीं किया गया? इकट्ठे होने से क्यों नहीं रोका गया? नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। नेशनल हाईवे जो कि वहां पर रणनीतिक रूप से देश की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ता है। आप वहां पे सैकड़ों की संख्या में भीड़ ले जाते हैं तो भारत की सुरक्षा को उससे खतरा होता है। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? इतनी मनमानी कैसे करने दी गई? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि राज्य के मुख्य सचिव तक को सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाई। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपसे संपर्क क्यों नहीं हो सका तो जवाब आया कि उन्हें किसी अधिकारी ने जानकारी ही नहीं दी। उन्होंने मुख्य सचिव को माफी मांगने के लिए भी कहा। उन्होंने डीजीपी से भी सवाल किया कि यह जब बताया गया था, जब मेरी आशंका थी, पता चल गया था कि घेराव हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यह जवाब अपने आप में राज्य की प्रशासनिक समन्वय प्रणाली की कमजोरी को उजागर करता है। एक अधिकारी दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहा है और अंततः जवाबदेही कहीं तय ही नहीं हो पा रही। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर एनआईए को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो जांच है उस पे हमें स्थानीय पुलिस पे भरोसा नहीं है। स्थानीय पुलिस ने जितनी भी एफआईआर दर्ज की है, 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन सबको अब एनआईए के हवाले किया जाए और एनआईए इस मामले की जांच करेगा। सारे रिकॉर्ड, सारे जो संदिग्ध है उसे भी गिरफ्त में है, जो भी आरोपी है उनको एनआईए के हवाले करे और एनआईए समय समय पर इसकी रिपोर्ट देगा। यह फैसला बहुत अहम है क्योंकि एनआईए आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट इस पूरे मामले को सिर्फ एक सामान्य कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं मान रही, बल्कि इसमें संभावित बड़े षड्यंत्र, बाहरी तथ्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की भी आशंका देख रहा है। कोर्ट ने माना कि राज्य पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे जाम होना और सैकड़ों की भीड़ का हिंसक होना बाहरी साजिश और विदेशी फंडिंग की ओर इशारा करता है। एनआईए ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंप दी है, जिसमें मुख्य आरोपी
मुफकरुल इस्लाम की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। इसके अलावा अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। अब यह एजेंसी पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी कि क्या इसमें बाहरी फंडिंग थी, क्या सीमा पार से कोई कनेक्शन था और क्या यह सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। अगर यही कार्रवाई केंद्र सरकार खुद करती तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इसे संघीय ढांचे पर हमला बताती। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह फैसला लिया है तो उसके खिलाफ जाना आसान नहीं है। यही वजह है कि अब राज्य सरकार के पास सीमित विकल्प बचता है। बंगाल में स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि वहां 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। कल्पना कीजिए, जिन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यों के लिए नियुक्त किया था उन्हें अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी। रिपोर्टों के अनुसार एक अधिकारी इस कदर डर गए थे कि वे रोने लगे और अपने परिवार का ध्यान रखने की बात करने लगे। अगर न्यायपालिका के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब राज्य का प्रशासन उन अधिकारियों को सुरक्षा नहीं दे पाता जिन्हें न्याय का रक्षक माना जाता है तो आम नागरिक की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। यह घटना दर्शाती है कि बंगाल में मोबोक्रेसी यानी कि भीड़ तंत्र अब न्यायपालिका को भी चुनौती दे रही है। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। कई इलाकों से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि लोगों को वोट देने से पहले ही धमकाया जा रहा है। खासतौर पे बंगाल के कई इलाकों जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा में बदलती डेमोग्राफी और उसके साथ बढ़ती आक्रामकता एक गंभीर मुद्दा बन गई है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों को घेर लिया जाना और उन्हें पलायन के लिए मजबूर करना इसी आक्रामक सोच का परिणाम है। दक्षिण 24 परगना जैसे इलाकों में नेताओं द्वारा खुलेआम धमकी दी जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। कुछ नेताओं के बयान इतने आक्रामक हैं कि वे कहते हैं कि विरोध करने वालों को स्टीम रोलर से कुचल दिया जाएगा या इतना मारा जाएगा कि पीठ तकिया बन जाएगी। यह पोल पोस्ट वायलेंस का वह खौफ है जिसने बंगाल में निष्पक्ष मतदान की नींव हिला दी है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब गांव-गांव में चुनाव अधिकारियों को खुद जाकर लोगों को भरोसा दिलाना पड़ रहा है कि वे सुरक्षित हैं। लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट दिया तो चुनाव के बाद उनके घर जला दिए जाएंगे या उन्हें मार दिया जाएगा। यह डर का माहौल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में पहले भी पोल पोस्ट हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी है जहां लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे उदाहरणों ने लोगों के मन में गहरी असुरक्षा पैदा कर दी है। यही कारण है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। इन बयानों पे मुख्यमंत्री की चुप्पी यह संकेत देती है कि इन धमकियों को सत्ता का मौन समर्थन प्राप्त है। हालांकि अब विपक्षी दल भी आक्रामक है और इन बयानों के वीडियो साक्ष्य के रूप में पेश कर रहे हैं जिससे गिरफ्तारियां भी शुरू हुई। चुनाव आयोग भी अब लगातार सख्ती दिखा रहा है। अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है और सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है और हर जगह छोटी लापरवाही पे तुरंत कार्रवाई हो रही है। यह सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी की सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ा दी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच और तीसरी तरफ चुनाव आयोग की सख्ती। इन सब के बीच सरकार की कार्यशैली पे लगातार दबाव बन रहा है। जब भी केंद्रीय एजेंसियां या कोर्ट हस्तक्षेप करती है ममता बनर्जी इसे फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचे पे हमला बताती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तर्क स्पष्ट है कि यदि राज्य का सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाए तो कोर्ट को व्यवस्था अपने हाथ में लेनी पड़ती है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि राज्य सरकार का हर कदम जांच के दायरे में है। राजनीतिक बयानबाजी, प्रशासनिक निर्णय और पुलिस की कार्रवाई सब पे नजर रखी जा रही है। इससे साफ है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोकतंत्र में भय का माहौल कितना खतरनाक हो सकता है। जब लोग डर के कारण वोट देने से हिचकते हैं, जब प्रशासन निष्पक्ष न दिखे और जब न्यायपालिका को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा, तो यह संकेत है कि व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर खामी आ चुकी है।
अब देखना यह होगा कि एनआईए की जांच क्या खुलासे करती है, सुप्रीम कोर्ट आगे क्या निर्देश देती है और क्या पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष हो पाता है या नहीं। बंगाल में आज जो स्थिति है वो ममता बनर्जी के लिए एक दो धारी तलवार बन गई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ जनता के बीच वह खौफ अब गुस्से में बदल रहा है। पुलिस जिसे अब तक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया जाता था, अब कोर्ट की निगरानी में काम करने को मजबूर है। यदि 13 अप्रैल की सुनवाई में एनआईए की रिपोर्ट और भी गंभीर खुलासे करती है तो राज्य प्रशासन के पास जवाब देने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बंगाल का यह राजनीतिक और न्यायिक संघर्ष अब उस मोड़ पे है जहां सत्ता का अहंकार और न्याय की गरिमा के बीच सीधी टक्कर है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि राज्य की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पे खड़ी है, जहां हर कदम का असर दूरगामी होने वाला है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।